प्रैक्टिकल टाइम कह रहे हैं कि ये जो है ना, आप देखिए ये क्या है, बॉल बेरिंग से छोटे छोटे जो बॉल्स है ना, वो काम आते हैं आपके फ्रिक्शन को कम करने के लिए। किस चीज में फ्रिक्शन को कम करने के लिए? जाहिर सी बात है, दो सब्सटेंस के बीच में, या कहें तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। यहाँ पे देखिए क्या काम आ रहा है आपका, बीच वाला एक वो है रिंग है और एक ये आउटर रिंग है, दोनों के बीच का ये होल, दोनों के बीच की जगह है ना, वहां पे भरे हुए हैं ये बॉल बेरिंग। क्या करते हैं, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगने वाला था उसे बहुत कम कर देते हैं। तो बीच में अगर आप कोई शाफ्ट या कहें तो डंडा वगैरह लगाएंगे तो ये जो है ना आसानी से बाहर वाला घूमेगा और अंदर वाला वहीं पे चिपका रहेगा। ठीक है, इसका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, गाड़ियों में इसका बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप भी जो है इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पे। क्या करना है आपको, दो कैप लेने, एक छोटा कैप एक बड़ा कैप। छोटे वाले कैप और बड़े वाले कैप के बीच में ना बॉल बेरिंग रख दिएगा, छोटी छोटी सी। आप ले आइएगा कहीं से, मतलब साइकिल की दुकानों पे मिल जाते हैं अक्सर, तो वो रख दीजिए। और जो छोटी वाली कैप है उसके ऊपर रख दिए आप कोई सी बुक वगैरह। ठीक है, और बुक को रोटेट कर, मतलब घुमाने की कोशिश करिए उसे। बुक जो है आराम से उसके ऊपर जो है रोटेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन होगा नहीं कैप के और नीचे वाले कैप के बीच में। जबकि आप अगर उस बॉल बेरिंग को हटा देंगे ना, तो नीचे वाला कैप और ऊपर वाला कैप आपस में काफी फ्रिक्शन को शो करेगा, तो आसानी से आपकी बुक नहीं घूमेगी। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सर्कुलर शेप के बॉल्स होते हैं कितना काम आते हैं। और फ्रिक्शन को कम करना है तो रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करिए, जो कि बहुत कम होता है नॉर्मल फ्रिक्शन से। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी के अंदर कि अगर आपको देखना ही है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितनी पावरफुल होती है, तो ऐसे देख सकते हैं कि आप जो है ना कोई भी एक ब्लॉक रखिए जमीन के ऊपर, और उसके अंदर ना कील वगैरह लगा के कुछ भी करके आप उसे खींचिए। साथ में आपके ना वेइंग मशीन होनी चाहिए एक। तो वेइंग मशीन में क्या, आपको किलोग्राम में पता लग जाएगा कि कितना किलोग्राम जो है ना, मतलब रीडिंग आ जाएगी जैसे भी आप इसे खींचेंगे। तो अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम क्या होता है, असल में वो फोर्स होता है 10 न्यूटन के बराबर, लगभग 9.8 न्यूटन होता है, आप 10 मान के चलिए। तो ऐसे ही आपका ना न्यूटन में फोर्स पता लग जाएगा कि भाई ये सरफेस पे जो है कितना फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है आपको इसको रोकने के लिए, इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए। समझ रहे हैं, मतलब कि फ्रिक्शन को आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वेइंग मशीन से। आगे बोल रहे हैं, डू यू नो में द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ द सरफेस एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ये बोल रहे हैं कि लगभग लगभग जितना भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे मतलब एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। दोनों सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर कहें तो एक सरफेस होगा एक दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, दोनों के बीच में कितना जोर लग रहा है, कितनी जोर से दोनों को दबाया जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्यादा वेट वाली चीज को खींचना या धकेलना जो भी करना है वो बड़ा मुश्किल होता है, जबकि हल्की चीजों को धकेलना खींचना बड़ा आसान है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगी ना। समझ रहे हैं, द ग्रेटर द फोर्स स्क्वीज द टू सरफेस टुगेदर। बोले जितनी जोर से आप दोनों चीजों को दबाएंगे आपस में, द ग्रेटर द फ्रिक्शनल फोर्स, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, जाहिर सी बात है। दिस इज व्हाई इट इज हार्ड टू स्लाइड अ हेवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। द फोर्स बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर इज द वेट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, इसलिए हेवी चीज को हिलाना मुश्किल है, क्योंकि उसका वेट बहुत हाई होता है, दोनों के बीच में बहुत फोर्स हो गई ना, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। आगे बोल रहे हैं, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन है तो देखिए बुरी चीज, पर हमारे बड़े काम की है। ठीक है, कहीं कहीं पे नुकसान भी पहुंचाती है। मान लो आपको कोई चीज घसीट के ले आनी है, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, पर बहुत सारे यहाँ पे इस्तेमाल इसका, जैसे क्या, पहला इस्तेमाल है आपका, द फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग मोशन। कि मोशन को, अगर आपको ये चीज को मोशन में लाना है तो फ्रिक्शन काम आएगी ना आपके। क्यों काम आएगी, मान लिया कि आपको किसी चीज को धक्का देना है, किसी भी चीज को आपको धक्का देना है तो आपको भी तो एक जगह पर टिका रहना पड़ेगा, तभी तो आप धक्का दे पाएंगे किसी चीज को। कि मान लिया आप जमीन पे खड़े होकर ही तो किसी, मतलब मान लिया कि आपको जो है कोई वो है, मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी है जो खराब हो गई है, उसे आपको धक्का देना है। धक्का देना है तो आपके पैर जमीन पे होना चाहिए ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये धक्का लगा रहे हैं गाड़ी को, तो इनके पैर जो जमीन पे, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है ना। अगर ये फ्रिक्शन ना हो, आप यहाँ पे तेल लगा दिए, अब उसके ऊपर खड़े होकर ये धक्का लगा के दिखाए, मुंह बल गिर जाएंगे, है ना, और गाड़ी भी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो यहाँ पे हमारा काम आता है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन। ठीक है, और चीजों को रोकने में भी काम आता है फ्रिक्शन का, वरना चीजें चलती जाएंगी, रुकेंगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द रोड सरफेस एंड द टायर, द कार वुड नॉट मूव नॉर वुड इट बी पॉसिबल टू स्टेयर इट। बोल रहे हैं कि अगर गाड़ी के टायर और नीचे फ्लोर के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी तो चलेगी ही नहीं। कैसे नहीं चलेगी, यहीं पर इसका टायर गोल गोल घूमते रह जाएंगे और फ्रिक्शन होगी नहीं गाड़ी और इस टायर के बीच में, तो गाड़ी आगे क्यों बढ़ेगी भाई, आगे नहीं बढ़ेगी। और मान लिया एक बार को आगे बढ़ भी गई गाड़ी,
ठीक है, किसी ने धक्का मार दिया, कुछ कर दिया, आगे बढ़ गई, तो इस फ्रिक्शन ना होने की वजह से आप गाड़ी को आगे दाएं बाएं करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, वो सीधे सीधे बस फिसलता चला जाएगा। और ऊपर से आप ब्रेक भी मारेंगे तब भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें तो फ्रिक्शन ही नहीं है, रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन सारी जगहों पे फ्रिक्शन बड़ा काम आता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं सेकंड में, वॉकिंग एंड रनिंग नीड्स फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ द फीट और शू एंड द रोड, के आप जो चलते हैं तो आपके शू का सोल हो या चाहे पैर का नीचे का हिस्सा हो आपके, उन सब में फ्रिक्शन का होना जरूरी है। नहीं होगा तो आप गिर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और एक बार मान लिए कि आपने जो चलना शुरू कर रहा है, किसी ने आपको धकेल दिया, फ्रिक्शन नहीं है आपके पैरों में, तो आप फिसलते हुए चलाएंगे, आप चाहेंगे रुकना तो रुक भी नहीं पाएंगे। तो ये मुश्किल है ना काफी, वॉकिंग और रनिंग तो पॉसिबल ही नहीं होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। आगे बोल रहे हैं, अच्छा इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, कभी फिसलन भरी जगह होती है ना, वहाँ फ्रिक्शन कम होती है, आप धड़ाम से गिर जाते हैं नीचे। क्यों वहां पे चलना इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि नहीं है फ्रिक्शन। आगे बोल रहे हैं थर्ड में, द फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर एनेबल्स अस टू राइट, कि हमारे जो है ना पेन के जो बॉल होता है, पेन के अंदर का बॉल या फिर कहें तो जेल भी है गिर रहा है, तो वो घर्षण पैदा करता है। वैसे जेल पेन में तो इतना नहीं, आप मतलब उसमें भी होता ही है, जेल पेन में भी जाहिर सा बॉल तो होता ही है सब में, पर के जो उसका बॉल है ना पेन का, बॉल रोल करता है, रोल इसलिए करता है कि फ्रिक्शन है पेपर के बीच में और उस बॉल के बीच में, अगर वो ना हो तो लिख ही नहीं पाएगा ये आपका पेन। आपने देखा होगा शीशे के ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि शीशे के बीच में और जो पेन होता है ना, पेन के बीच में काफी कम फ्रिक्शन होता है, तो इसलिए आपकी बॉल मूव ही नहीं करती, गोल गोल घूमती नहीं है, जिसकी वजह से स्याही उसके ऊपर ग्लास पे चिपकती नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेन और पेपर के बीच में होना, वरना आप लिख नहीं पाएंगे। आगे बोल रहे हैं, वी आर एबल टू कट द थिंग ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, बोले चीजों को आपको काटना है, फ्रिक्शन का होना जरूरी है, वरना फिसलती रहेगी वो चीज, ठीक है। जैसे कि मान लिए कि आप एक ना गोल ग्लास है, बिल्कुल मतलब स्फेरिकल ग्लास का बनाओ कुछ, और पूरी तरह से बिल्कुल ना स्मूथ हो वो, उसे आप चाकू से काटने की कोशिश करें, काट लेंगे? नहीं काट पाएंगे, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होगा ना वहां पे। आप शीशे की किसी चीज को काटने जाएंगे, कटेगा ही नहीं जल्दी, उसके लिए आपको अलग तरह के वो चाहिए औजार। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको अगर किसी चीज को काटना है तो फ्रिक्शन क्या होना। आगे बोले, इट इज फ्रिक्शन दैट मेक्स राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ चॉक एज वेल एज फिक्सिंग अ नेल ऑन द वॉल पॉसिबल, कि आपको चौक से किसी चीज पे लिखना है तो जाहिर बात है सीधा सीधा रोल है वहां पे फ्रिक्शन का, वरना जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो चिपकेंगे ही नहीं उसके ऊपर, रगड़ खाने की वजह से तो चिपकते हैं बोर्ड के ऊपर चौक। और नेल को अंदर डालना है आपको दीवार के अंदर, तो अंदर जाना तो देखिए बिना फ्रिक्शन के भी हो सकता है, पर वो फिर बाहर गिर जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फ्रिक्शन ही चिपका के रखे रहता है नेल को, कहाँ पे? दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर या जहाँ पे भी आप उसे ठोकते हैं। आगे बोल रहे हैं, फ्रिक्शन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग स्टोन्स, बोल रहे हैं कि आपका जो ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग क्या हो गया, मतलब घिसना किसी चीज को, घिसना है किसी भी चीज को सैंड पेपर से कराया जा सकता है, स्टोन को अगर आपको घिसना है तो बहुत सारी चीजों से घिसा जा सकता है, दूसरे स्टोन का इस्तेमाल करके या फिर मेटल की किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके घर्षण में आप उसे जो है कर सकते हैं पॉलिश, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो वो तो फिर वो घिसेगा ही नहीं चीज दूसरी। एंड जेम्स, जेम्स भी मतलब पत्थर ही हो गए। बोल रहे शार्पनिंग नाइफ्स, नाइफ को शार्प करने के लिए जरूरत होती है आपकी फ्रिक्शन की। आपने देखा ही होगा नाइफ को या कैंचियों को कैसे शार्प किया जाता है, चिंगारी भी निकलती है उस प्रोसेस में। आगे बोल रहे सिजर्स एंड अदर कटिंग टूल्स, नीडल्स एंड पिन्स एक्सेट्रा। आगे बोल रहे 6 में, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू डू स्मॉल जॉब्स लाइक ओपनिंग द लिड ऑफ बोतल टॉप और टॉप ऑफ अ पेन, कि चीजों को खोलने में ही फ्रिक्शन का इस्तेमाल होता है। आप अपने हाथों के फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके ही बोतल के ढक्कन को पकड़ते हैं और उसे घुमाते हैं। आगे बोल रहे हैं मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मान लीजिए किसी किसी केस में आपको फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत है, कैसे बढ़ाएंगे? पहला है आपका, our shoe soles are provided with grooves for increasing friction। आपने शू का सोल देखा होगा, उसमें कटिंग होती है बहुत सारी, क्यों होती है? ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके शू के सोल में, ताकि आप फिसल के गिरे ना। ये कभी कभार घिस भी आते हैं तो हम गिर भी आते हैं। आगे बोल रहे हैं, change the shape and or orientation of the object so that the greater surface area encounter hence more friction is achieved, कि आप जो है ना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सरफेस एरिया बढ़ा देंगे ना तो भी ज्यादा आपका वो बढ़ जाता है, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, बढ़ जाता है। पर एक्चुअली में ये ना पूरी तरह से बात सही नहीं है, थोड़ी सी अधूरी बात है। ये कैसे अधूरी बात, ये आपको हायर क्लास में पता लग जाएगा, अभी वैसे जानने की जरूरत नहीं आपको। आगे बोल रहे हैं कि वो इस मतलब वो आपको आगे खुद ही पता लग गया है कि आप कहना चाह रहा हूं मैं,
यहाँ पे देखिए क्या है आपका, एडिंग वेट टू वन ऑब्जेक्ट कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। द मोर ग्रेविटी प्रेस द टू सरफेसेस टुगेदर द मोर फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स एंड द हार्डर इट इज टू मूव देम। बोल रहे हैं कि आप जो है ना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स को बढ़ा दीजिए तो अपने आप ही फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप बोतल पकड़ रखी है आपने, ठीक है, तो आप जो है ना बोतल और अपने हाथ के बीच में अगर आप फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं पहले से भी ज्यादा, तो आप उस बोतल को और कस के पकड़ लिए तो ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगी, तब आपको उस बोतल को ना आपके हाथ से नीचे गिरना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, द टायर्स ऑफ कार बसेस एंड ट्रक्स आर थ्रेडेड। दीज threads help in increasing the friction between the tire and the road, providing it with a better grip। के टायर वगैरह जो होते हैं, चाहे वो साइकिल का हो या चाहे बस का हो, कोई सी भी गाड़ी का टायर आपको इसी शेप में दिखने वाला, बिल्कुल प्लेन प्लेन कभी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये जो ना अच्छे फ्रिक्शन को प्रोवाइड कराते हैं इस तरह के शेप्स, बीच में कटिंग हुई हुई है। आगे बोल रहे हैं व्हाट यू लर्न में, फ्रिक्शन स्लोज, ये आपका ट्रू फॉल्स है। पहले में बोल रहे हैं फ्रिक्शन स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स और कॉजेज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू स्टॉप। कि फ्रिक्शन जो है चलती हुई चीजों को रोक देता है और रुकी हुई चीजों को चला सकता है। बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू लिख देंगे यहाँ पे। आगे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन अकर्स व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो नहीं, ये नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो होता है जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रखी हो वो मूव ना कर रही हो, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब ये रुका हुआ, तो ये फॉल्स आएगा। आगे फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सही बात है, हमेशा डायरेक्शन ऑपोजिट होती है मोशन की और फ्रिक्शन की। ट्रू। फोर में बोल रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जनरली लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से जनरली कम होती है, तो आप लिख सकते हैं हाँ भाई जनरली कम होती है। ट्रू। आगे बोल रहे हैं द टायर ऑफ कार्स बसेस एंड ट्रक्स आर नॉट ट्रेडेड। फॉल्स भाई, क्योंकि हमेशा वो ट्रेडेड होते हैं, उनमें हमेशा लाइनिंग होती है इस तरह की। आगे बोल रहे हैं फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल स्लाइडिंग सरफेसेस। फ्रिक्शन होती है हमेशा हर स्लाइडिंग सरफेस के बीच में। तो देखिए बात ये है कि आप इसे हाँ कर सकते हैं। जीरो फ्रिक्शन वाली चीजें भी होती हैं नेचर के अंदर, पर वो असल में पूरी तरह जीरो नहीं होती है, असल में बहुत बहुत कम फ्रिक्शन होता है वो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, सुपर ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं मेरे ख्याल से, पर उसकी जरूरत नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रू। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पे। पहला है आपका शूज, स्लीपर्स, टायर्स एंड एनीथिंग दैट आर यूज्ड फॉर मूविंग बिकम्स worn आउट। कि कोई भी चीज अगर घिसती है ना, जैसे आपकी चप्पल हो गए, टायर हो गए, शूज हो गए, तो उनके घिसने का कारण भी फ्रिक्शन ही होता है, क्योंकि आपने इस्तेमाल कर लिया ना उनका बहुत। आगे है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू वियर आउट। मतलब ये रीजन बता रहे हैं उसका कि फ्रिक्शन से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से चीजें जो है ना उधड़ जाती हैं और क्या होता है घिस जाती हैं। ठीक है, और ये वैसे सही, पूरी तरह से सही एग्जांपल नहीं है, सिर्फ हीट की वजह से नहीं उखड़ता, वो घिसने की वजह से ही जो है ना, हमेशा आप कोई भी चीज को घिसेंगे ना तो उसका कुछ मटेरियल जो है उससे टूट कर अलग हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ हीट नहीं होता जिसकी वजह से जो है चीजें वेयर आउट होती हैं या कहीं कहते हैं कि घिस गई। घिसने का रीजन सिर्फ हीट नहीं होता। आगे बोल रहे हैं सेकंड में, फ्रिक्शन मेक्स वर्क टीडियस। लोगों को थका देती है फ्रिक्शन। मान लीजिए किस चीज को आपको धक्का लगाना है या फिर खींचना है, तो उसमें नॉर्मली जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है उससे ज्यादा करनी पड़ती है रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि पैदा होती है आपकी फ्रिक्शन की वजह से। Because of the resistance, workers need to exert more efforts and energy both to accomplish their work and to overcome resistance। आगे बोले रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, थर्ड है आपका some machines perform less efficiently and wear out faster with friction। कि मशीन वगैरह जो खराब हो जाती है ना, और या कहें तो कई बार बहुत लेस एफिशिएंटली काम करती हैं, जितना उन्हें करना चाहिए था फास्टली काम, उतनी जल्दी नहीं करती वो फास्ट काम, इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जैसे कि मान लीजिए कोई सिलाई मशीन है, ठीक है, सोचिए उसके किसी भी पार्ट में जरा सी भी अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो आवाज ही नहीं करती, बिल्कुल जीरो नॉइस करती है, वो कोई आवाज नहीं करती। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आवाज नहीं करती, और साथ में उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती, मतलब 3 गुना 4 गुना ज्यादा होती सेम एनर्जी लगाने पे। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि चीजों को वो जो है ना अपनी परफॉर्मेंस से रिड्यूस कर देती है। क्या चीज? फ्रिक्शन। आगे बोल रहे हैं फोर्थ में, फ्रिक्शन रिड्यूसेस स्पीड, इवन एयरप्लेन्स कैन नॉट फ्लाई एज फास्ट एज दे आर एबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बोल रहे कि प्लेन्स भी अपनी जितनी स्पीड होती है ना उस स्पीड से नहीं उड़ पाते, और ज्यादा स्पीड से उड़ सकते हैं वो तो, पर फ्रिक्शन की वजह से इतनी तेज नहीं उड़ पाते। अच्छा, फ्रिक्शन हवा के अंदर कौन सी फ्रिक्शन आ गई भाई? जाहिर सी बात है, एक तो हो गई आपकी ये वाली फ्रिक्शन, क्या कहते हैं, जो उनका मशीन के पार्ट्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से मशीनों में आवाज आती है ना, वो होती है आपकी मशीन के अंदर की फ्रिक्शन। कम करने की पूरी कोशिश की जाती है, इसमें ल्यूब्रिकेशन करते हैं अलग अलग तरीके से, हम तेल वगैरह लगाते हैं, पर फिर भी रहती है कुछ ना कुछ फ्रिक्शन। एक होती है दूसरी एयर फ्रिक्शन, ठीक है, एयर फ्रिक्शन की वजह से भी वो स्लो होता है। पर अब दूसरी तरफ आप देखें ना, तो उसी एयर फ्रिक्शन की वजह से वो प्लेन उड़ भी पाता है, ठीक है। वैसे खाली एयर फ्रिक्शन नहीं होता, एयर फ्रिक्शन एक पार्ट है जिसकी वजह से वो उड़ पाता है, ठीक है। प्लेन असल में काम कर रहा होता है वहां पे बर्नौलीज थ्योरम, और उसके साथ भी बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं, सब आप हायर क्लास में खुद समझ जाएंगे। आगे बोले, एज इट इज कॉजेज द वेरियस लॉस टू अस द वी शैल लर्न सम वेज टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। के रिड्यूस कैसे करा जाए फ्रिक्शन को, ये भी जान लेते हैं। पहला तरीका है आपका अच्छा, यहाँ पे कुछ बोल भी रहा है अलग से, लार्ज फ्रिक्शन इज हार्मफुल। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का होता है ना, तो हमारे लिए मुश्किल भी है, ठीक है, मतलब हमारे रोजमर्रा के काम इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकते उसकी वजह से। पहले आपको पॉलिशिंग, किस चीज को पॉलिश करके रखिए, चमका के रखिए बिल्कुल। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट फ्रिक्शन इज लीस्ट बिटवीन हार्ड एंड पॉलिश्ड सर्फेसेस, हाउएवर इंक्रीजिंग स्मूथनेस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स डज नॉट डिक्रीज फ्रिक्शन एंड कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस। बोलने की चीजों को आप जितना हो सके उतना पॉलिश करके रखिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल ही चमका दें आप चीजों को, इतना भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत पॉलिश करके रखिए, साफ करके रखिए सरफेसेस को, तो कम उस पर पड़ेगी आपकी फ्रिक्शन। इट में इंक्रीज सब्सटेंशियली, मतलब कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आपने उसे बहुत बहुत ज्यादा ही चमका दिया ना, कि इस चीज को बिल्कुल ज्यादा पॉलिश कर दिया, तो उसके बीच में जो है फ्रिक्शन वो थोड़ी बढ़ ही जाती है नॉर्मल से। ऐसा क्यों होता है? वो होता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ये, इसके पीछे क्या है साइंटिफिक रीजन, वो आप हायर क्लास में समझ जाएंगे खुद ही। द बेस सरफेस ऑफ एन आयरन बॉक्स इज पॉलिश टू रिड्यूस फ्रिक्शन, स्लाइड्स इन द पार्क्स आर पॉलिश स्मूथ सो दैट चिल्ड्रन कैन स्लाइड डाउन इजीली। कि स्लाइड जो होते हैं बच्चों के, ये बच्चे यहाँ बैठते हैं, स्लाइड करते हैं, नीचे आते हैं, उन्हें ऐसा बनाया जाता है पॉलिश करके, ताकि आसानी से आप उसका मजा ले पाए। आगे बोले, ल्यूब्रिकेट करके आप तेल वगैरह लगा दिए या फिर कोई चीज ऐसी लगा दी जिसकी वजह से फिसल जाए वो चीज, है ना। क्या बोल रहे हैं, द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर lubricated बाय यूजिंग lubricants सच एज ऑयल, ग्रीस एंड इन सम केसेस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की नोक की होती है ना, उसका इस्तेमाल ल्यूब्रिकेशन के लिए भी किया जाता है कई बार। दिस इज डन टू रिड्यूस वेयरिंग आउट ऑफ द पार्ट्स ड्यू टू द फ्रिक्शन। आगे बोल रहे हैं, यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग का इस्तेमाल जैसे कि मैंने बताया आपके साइकिलों में भी होता है, आपके साइकिल के आगे और पीछे के पहियों में होता है, ठीक है। पहियों के बीच में आपने देखा होगा ना, बीच में होती है शाफ्ट, और उसके अराउंड जो आपका पहिया घूम रहा है, इतनी आसानी से क्यों घूम रहा है, आपने सोचा नहीं कभी कि साइकिल के पहिया घूमते कोई आवाज नहीं करते? तो बॉल बेरिंग का ही कमाल होता है वो। आगे बोल रहे हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाय प्रोवाइडिंग बॉल्स एंड रोलर बेयरिंग एंड मशीन कंपोनेंट्स, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड बाय इनटू रोलिंग फ्रिक्शन एंड दस फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर ये बता रहे थे कि भाई रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए बॉल बेरिंग काम आते हैं हमारे। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, ये ल्यूब्रिकेट कर रहे हैं चेनों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से काम करे, साइकिल की चेन है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन इसमें कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर? वैसे तो इस गाड़ी में बहुत सारे यहाँ पे फ्रिक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे फ्रिक्शन कम करने की जरूरत है तो कहीं पे फ्रिक्शन ज्यादा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका ये जो है ना, इसके मशीन पार्ट्स में हर जगह लुब्रिकेशन करी गई होगी, ताकि इसको आसानी से मूव कराया जा सके, आगे पीछे कराया जा सके। और इसका जो ये वाला पार्ट है, बेल्ट, बेल्ट को ऐसा बनाया जाता है ये हायर फ्रिक्शन फील करे जमीन के ऊपर, ताकि वो फिसले ना, ठीक है, जमीन से। और क्या बोल रहे हैं आगे, स्ट्रीमलाइंड सरफेस। स्ट्रीमलाइंड सरफेस से क्या होता है कि कोई भी चीज जो है ना एयर फ्रिक्शन को कम से कम फील करे। जैसे कि ये गाड़ी ऐसा बनाई गई है कि हवा इसके आसपास से बिल्कुल बिना दिक्कत के गुजर जाए, ठीक है। आप देखेंगे कि हवा जो है ना हमें रोकने की कोशिश करती है, सामने से बहुत तेज हवा आ रही हो तो हमारी स्पीड भी कम हो जाती है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम बनाते हैं गाड़ियों को एरोडायनेमिक, ठीक है, या फिर कहें तो स्ट्रीमलाइन शेप का। ये है ना आपके, ये देखिए स्ट्रीमलाइन शेप में जेट जेट प्लेन जो है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीमिंग ऑफ व्हीकल इज डन टू रिड्यूस फ्रिक्शन कॉज्ड बाय एयर, कार एंड प्लेन्स आर डिजाइन्ड विद स्ट्रीमलाइंड फ्रंट्स टू मेक देम मूव मोर इजीली थ्रू द एयर। आगे बोल रहे हैं फ्लूइड ड्रैग, कि भाई जैसे सॉलिड में आपको पता है कि फ्रिक्शन लगता है, फ्लूइड में भी लगता है फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड ड्रैग, ठीक है। उसमें
एयर फ्रिक्शन भी आया था, उसमें वाटर या फिर कहें तो किसी भी लिक्विड के बीच, लिक्विड जो होती है ना उसमें और किसी सब्सटेंस के बीच का फ्रिक्शन भी आ जाता है। तो बोले लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, दे बोथ फ्लो। व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड you can feel a resistance to move to the movement. This is another form of friction. Friction is fluid is often called drag. कि जो फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन होता है उसको हम जो है ड्रैग भी बोल देते हैं। ड्रैग फोर्सेस ट्राई टू प्रिवेंट मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड्स। द अमाउंट ऑफ ड्रैग डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो कैन बी रिड्यूस्ड बाय गुड डिजाइन। बोल रहे हैं कि फ्लूइड ड्रैग को कम करना है तो आप डिजाइन से चेंज कर दीजिए उसको भी बनाइए आप एरोडायनेमिक, ठीक है, या फिर कहते स्ट्रीमलाइंड, जिससे कि आसपास से फ्लूइड गुजर जाए और उस पे कम से कम ड्रैग डाले। आगे जो है आपको वोकैबुलरी सारी चीजें मैंने बताई दी हैं क्या होता है। और एमसीक्यू में पहले देख लेते हैं क्या बोले। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑब्जेक्ट, स्टॉपिंग मोशन, तो फ्रिक्शन होता है, टिक लगा दिए। इट इज रॉन्ग टू स्पिल ऑयल और टेल्कम पाउडर ऑन द बाथरूम फ्लोर। क्या गलत है कि आप टेल्कम पाउडर या फिर जो है ऑयल को गिरा दें बाथरूम के फ्लोर पे? क्यों गलत है? क्योंकि क्योंकि ये दे मे कॉज अस टू स्लिप, जिससे कि हम फिसल सकते हैं। ट्रू, इस पे लगा दिया आप टिक। आगे बोल रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। गलत, ये नहीं होता। लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ट्रू, इस पर टिक लगा दिए। आगे बोल रहे हैं द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगिनिंग टू मूव इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे बोल रहे हैं फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज करना है आपको तो मेकिंग सरफेस रफ। टू, इस पे टिक लगा दिए। इन विच केस इज फ्रिक्शन इज डिसएडवांटेज? रनिंग अ मशीन, इस पे टिक लगा दिए। आगे बोल रहे हैं बॉल बेयरिंग आर यूज टू, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों होता है? ऑप्टिमाइज फ्रिक्शन, कम से कम करें फ्रिक्शन को, या मतलब कि ऑप्टिमाइज का मतलब कम नहीं करना होता, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेस्ट अपना क्रिएट करना, बेस्ट केस सिनेरियो क्रिएट करने को हम ऑप्टिमाइज बोलते हैं। डिक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन, तो असल में बात यह है कि डिक्रीज फ्रिक्शन है ना, डिक्रीज करने में काम आता है बॉल बेयरिंग। और कोई ये कह सकता है कि ऑप्टिमाइज करने में भी काम आता है, वो मतलब सुटेबल हो सके, बिल्कुल ही खत्म हो जाए फ्रिक्शन, वो भी गलत है। पर मेन पर्पस जो है ना बॉल बेयरिंग को इंट्रोड्यूस करने का, वो यही होता है, डिक्रीज करना फ्रिक्शन को, तो इस पर टिक लगा दिया आप। आगे बोल रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज ड्रैग। आगे बोले फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से पहला है आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन अप्लाइड बाय डैश इज कॉल्ड ड्रैग, तो फ्लूइड। थर्ड में है ऑल सॉलिड मटेरियल्स हैव सम डिग्री ऑफ सरफेस, ऑल सॉलिड मटेरियल्स हैव सम डिग्री ऑफ सरफेस। देखिए यहाँ पे आंसर इसका सरफेस रफनेस, तो रफनेस लिख दिएगा। हाँ, अब कौन सा है हमारे पास? You can reduce air resistance by giving thing a dash shape। तो dash shape क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? streamlined लिख दिए। फिफ्थ में आपका lubricants reduce friction between rubbing objects, ठीक है। सिक्स में आपका dash friction is also known as kinetic friction, तो sliding friction लिख दिए यहाँ पे। आगे है आपका सेवन में the amount of drag depends on the shape of the object। आगे ट्रू फॉल्स में क्या बोलना है? पहला फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विद वन अनदर। फॉल्स, क्योंकि डिपेंड करता है भाई कि किस तरह का नेचर है सरफेस का, ठीक है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है आपको फ्रिक्शन का, तो ट्रू, ये फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। आगे बोले फ्रिक्शन कैन अकर ओनली बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस, कि फ्रिक्शन क्या सिर्फ दो सॉलिड सरफेसेस में हो सकता है क्या? लिक्विड में, गैस में, इनमें नहीं हो सकता फ्रिक्शन? तो हो सकता है, बिल्कुल उसमें भी हो सकता है, तो ये फॉल्स है। आगे बोल रहे हैं थर्ड में फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रेसिंग दिस सरफेस टुगेदर स्ट्रांगली। ट्रू, सही बात है, ये दोनों चीजों को दबा दिए फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। फोर में बोल रहे हैं फ्रिक्शन हेल्प्स यू टू वॉक मोर इजीली ऑन स्लिपरी सरफेस, कि फ्रिक्शन हेल्प करती है आपको चलने के लिए आसानी से, फ्रिक्शन हेल्प करती है आपको कि स्लिपरी सरफेस पे चलने में, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू, सही बात है, हेल्प होती है चलने में फ्रिक्शन से। आगे बोल रहे हैं फ्रिक्शन इज अननेसेसरी एविल। ट्रू, सही बात है भाई, कि है तो बुरा पर हमारे लिए फिर भी बहुत काम का है। आगे बोल रहे हैं लुब्रिकेंट्स आर जनरली यूज्ड टू मेक सरफेस स्मूथ। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों होता है? चीजों को स्मूथ बनाने के लिए, सही बात है ये।
असल में फ्रिक्शन कम करने के लिए चीजों को हाँ स्मूथ बनाना, ये भी सही होगा बोलना। ठीक है, ट्रू कर सकते हैं यहाँ पे आप। आगे बोले स्ट्रीम लाइन शेप रिड्यूसेस ड्रैग ड्यू टू एयर और वाटर। ट्रू, सही बात है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला बोल रहे हैं फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द इरेगुलरिटीज ऑन अ सरफेस। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? तो हाँ बिल्कुल एग्री करते हैं। यस, यहाँ पे एग्जैक्टली वो लिख दिया है जैसा मैं बता रहा हूँ, या अपनी तरफ से आप बना के भी लिख सकते हैं। यस, आई अग्री that the irregularities on the surface influence the friction between the two surfaces or two objects। ठीक है, as friction is more between two rough surfaces and less between two smooth surfaces। ठीक है, ये लिख दिएगा आप, रीजन हो गया आंसर आपका। आगे बोल रहे हैं सेकंड में कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज ग्रेटर। तो देखिए आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ से लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, और स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर ही ये भी लिख दिए यहाँ से यहाँ तक। बस हो गया दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन। इतनी सी बात है कि स्लाइडिंग जो दो ऑब्जेक्ट्स जब स्लाइड कर रहे हो एक दूसरे पे तो जो लगता है फ्रिक्शन, और स्टैटिक जब दोनों मूव ना कर रहे हो एक जो दूसरे बस चिपके हो। अब दोनों में ज्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये लिख दिएगा। थर्ड में बोले गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल। 3 एग्जांपल बता दिए जहां पे फ्रिक्शन हमारे काम का है। यहाँ देखिए एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फिर तीनों में या पांचों में से कोई भी 3 आप लिख लिए, हो गया आंसर आपका। 4 में क्या बोल रहे हैं हाउ डज अ ल्यूब्रिकेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कैसे ल्यूब्रिकेंट हेल्प कर सकता है आपको फ्रिक्शन को कम करने में? तो आंसर आप लिख दिया इट मेक्स द सरफेस of the two objects smooth so the friction between them get reduced। यही हो गया आंसर आपका। आगे बोल रहे हैं 5 में what do you understand by the term streamline। तो इसका आंसर आप लिख दिएगा, यहां से लिख दिया स्ट्रीमलाइन का द शेप दैट इज पॉइंटेड इन द फ्रंट, जो आगे से नोकदार हो उस शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। और आगे भी लिख दिएगा इसके where the fluid get passed easily without too much drag। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। आगे क्या कह रहे हैं 6 में बोल रहे हैं राइट 3 ways by which friction can be minimized। फ्रिक्शन को कम करने के 3 तरीके बताइए। 3 तरीके आप लिख लिए। पहला तरीका है पॉलिशिंग, दूसरा ल्यूब्रिकेशन, तीसरा है यूज ऑफ बॉल बेरिंग्स। ठीक है, ये खाली पॉइंट्स लिख दिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा ऐसा करिए ना, यहाँ पे पॉलिशिंग का आप लिख लिएगा ये जो है ना सरफेसेस तक, और ल्यूब्रिकेशन का आप लिख लिएगा ग्रेफाइट तक, और यूज ऑफ बॉल बेरिंग तो यहाँ तक लिख लिया आप। ठीक है, रिड्यूस तक। हो गया आंसर आपका। 7 में बोल रहे हैं डिफाइन ड्रैग, हाउ द इफेक्ट ऑफ ड्रैग इज रिड्यूस्ड। तो इसका आंसर के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये है ना ये पूरा पैराग्राफ आप उतार दिए इतना, ये चारों लाइन। हो गया आंसर आपका। इसमें ये भी बता दिया कि फ्लूइड ड्रैग क्या होता है और इसे कम करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको जो शेप को बनाना चाहिए स्ट्रीमलाइंड। ई में बोल रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला आपका एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस इन डिटेल। अलग अलग तरह के फ्रिक्शंस के बारे में लिख दिए डिटेल में। देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां से लेके यहां तक बस सरफेस तक इतना लिख दिए। अगला है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहां से लेके काइनेटिक फ्रिक्शन बस यहां तक लिख दिए, हो गया आपका। अगला है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, वो क्या करना है आपको यहां से लेके यहां तक स्लाइडिंग फ्रिक्शन तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये वाला पैराग्राफ लिख लिए। आगे जो है बस इतना ही था, ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए। हो गया आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। एक और होता है वैसे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो इतना मतलब मेन कैटेगरी में नहीं आता, उसे लिखने की जरूरत नहीं आपको। आगे बोल रहे हैं sometimes we have to increase friction, discuss 3 situations where it is necessary to do so। कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है इंक्रीज करने की फ्रिक्शन, कब होता है ऐसा?
तो आप जो है ना यहाँ पे लिखा है ना मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे ही जो है यहाँ पे लिखा, यहाँ से आप लिखना शुरू कर दिए, फ्रिक्शन इन मैनी केसेस फाउंड एडवांटेज टू अस, हेंस इट इज नेसेसरी इन सम केसेस। तो पहला पॉइंट लिख दिएगा, दूसरा पॉइंट लिख दिएगा, तीसरा पॉइंट लिख दिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी लिख दिए, चौथा। अच्छा, चौथा भी लिख ही लीजिए, ठीक है। हो गया आपका आंसर इसका। यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की। लास्ट में बोल रहे हैं हॉट्स, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझ लिए। कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हाउ इट इज डन। बोल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस को कभी कभार बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, कब पड़ती है बता दीजिए। भाई पैराशूट आपने इस्तेमाल करा है, नहीं करा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं करा होगा पैराशूट इस्तेमाल, हाँ पर खिलौने वाला इस्तेमाल कर रखा होगा आपने जरूर। उसमें क्या होता है कि आप जो है छोटा सा वेट जो है उसके ऊपर पैराशूट लगा दिए, ऊंचाई से आप गिराइए उसे छत वगैरह से अपने, तो बिल्कुल आराम से नीचे गिर जाएगा। तो जो होता है कॉन्सेप्ट पैराशूट का, वो पैराशूट ही एक तरह का। तो पैराशूट से क्या होता है, लोग जो है कूदते हैं ऊंचाई से, और कूदने के बाद जो पैराशूट खोल लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो स्लो स्लो नीचे आके गिरते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो जिंदा ही बच जाते हैं। आगे बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ अ टायर आर यूज्ड इन एयरप्लेन्स एंड व्हाई। तो देखिए इसका जवाब है कि नॉर्मल टायर होता है ऐसा, इसके पीछे बहुत सारे आपको ना कटिंग दिख रही होगी, ठीक है, मतलब ट्रेड्स। पर एयरप्लेन के कैसा होता है, उसमें कोई ऐसा खास ट्रेड नहीं होता है, ऐसा बस ये गोल गोल सा दिख रहा है, इसमें कोई ज्यादा कटिंग वगैरह दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टायरों का रोल बस ये होता है कि लैंड कराने में हेल्प करें, ठीक है। प्लेन को रोकना या फिर स्पीड पकड़ाना वो टायर का काम नहीं होता। वो सारा काम होता है इंजन्स का, जो साइड में इंजन्स लगे होते हैं ना, वो कराते हैं उसको एयर, मतलब वो इंजन चलते हैं इतनी तेजी से कि इसे धक्का लगाते हैं इस पूरे के पूरे प्लेन को, जिसकी वजह से आगे उड़ पाता है, या फिर नीचे आता है तो रुकता भी इसी की वजह से, इसको फिर इंजन को भी उल्टा चलाया जाता है ताकि वो रुक सके। तो बहुत सारी चीजें होती है प्लेन के अंदर, तो इसमें जो है ना आपको इतना ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका इतना, और अब बस यही था आपका चैप्टर कंप्लीट। ये सारी चीज आप अपनी कॉपी में कर लीजिए।